तो हम लोगों का यहाँ तक हो गया था, ठीक है। जब लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट या लोकेशन सप्लायर दोनों में से कोई भी एक बाहर हो, ठीक है। दोनों बाहर होंगे तो फिर जीएसटी का मतलब ही नहीं रहता है कुछ, ठीक है। जब दोनों बाहर है तो इंडिया को क्या मतलब है टैक्स से, समझ गए। दोनों में से कोई भी एक इंडिया में हो तब क्या होगा, प्लेस ऑफ सप्लाई, ठीक है। और यहाँ पे रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड का तो बात था ही नहीं। क्यों नहीं था? क्योंकि ऑब्वियस सा बात है, कोई ना कोई एक इंडिया से बाहर रहेगा। जब कोई ना कोई इंडिया से बाहर रहेगा तो ऑब्वियस सा बात है अनरजिस्टर्ड रहेगा। वो रजिस्ट्रेशन क्यों लेगा इंडिया में जीएसटी का, समझ गए। तो जनरल प्रोविजन कर रहा था कि अगर रिसिपिएंट का एड्रेस तुम्हारे पास अवेलेबल है तो वही एड्रेस, नहीं अवेलेबल है तो लोकेशन ऑफ सप्लायर ऑफ सर्विस ही तुम्हारा प्लेस ऑफ सप्लाई होगा, ठीक है। अब कुछ एक्सेप्शंस है, ठीक है, एक्सेप्शंस। अब एक्सेप्शंस को हम जानेंगे, मतलब जनरल प्रोविजन जहां अप्लाई नहीं होगी। सबसे पहला था परफॉर्मेंस बेस्ड सर्विस, ठीक है। इसका पहला केस था सर्विस रिक्वायरिंग फिजिकल प्रेजेंस ऑफ गुड्स ऑन विच द सर्विस आर टू बी परफॉर्म, ठीक है। अब यहाँ पे गुड्स का बात नहीं किया गया है, ठीक है। गुड्स का फिजिकल प्रेजेंस होना जरूरी है, ये एक कंडीशन है सर्विस देने के लिए। बात सर्विसेज का है। मान लो तुम्हारे पास एक प्लांट एंड मशीनरी है, ठीक है, समझ गए। और ये खराब हो गई है, अब इसका तुम्हें रिपेयर एंड मेंटेनेंस कराना है, ठीक है। अगर तुम इंडिया में करवाते रिपेयर मेंटेनेंस तो जनरल प्रोविजन में कवर होता है, जनरल प्रोविजन में कवर होता, ठीक है। अगर आप रजिस्टर्ड होते तो लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट, अनरजिस्टर्ड होते तो एड्रेस अवेलेबल है कि नहीं सप्लायर के पास, अगर एड्रेस अवेलेबल नहीं है तो लोकेशन ऑफ सप्लायर ऑफ सर्विस होता, ठीक है। लेकिन आपको जो ये रिपेयर मेंटेनेंस का सर्विस लेना है इस प्लांट एंड मशीनरी के लिए, वो जो सप्लायर है वो इंडिया के बाहर है, क्या समझे। वो वहां से इंडिया आएगा और इस प्लांट एंड मशीनरी पे सर्विस देके फिर वापस चला जाएगा अपने कंट्री में, आया समझ में। तो ये इसकी बात कर रहा है, और ये गुड्स की फिजिकल प्रेजेंस की बात कर रहा है, ये कंडीशन है। गुड्स का फिजिकल प्रेजेंस होना जरूरी है सर्विस देने के लिए, ठीक है। तो इस केस में लोकेशन वेयर द सर्विसेज इज एक्चुअली परफॉर्म्ड, समझ में आ गया। जहां पे सर्विसेज परफॉर्म की गई है वही लोकेशन, वही प्लेस ऑफ सप्लाई होगा। कहने का मतलब बाय द वे आप गुजरात में थे तो प्लेस ऑफ सप्लाई भी गुजरात में होगा। प्लांट एंड मशीनरी जहां रहेगा वही प्लेस ऑफ सप्लाई होगा, समझिए। अब आप सोचिएगा कि बाय द वे मैं इस मशीनरी को ही बाहर लेके जाऊं तो क्या होगा, समझ में आया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है जो आपको समझना पड़ेगा। ये सेक्शन जो पढ़िएगा वो इंपोर्ट के बारे में, जब गुड्स आप वापस इंपोर्ट करिएगा इंडिया में। पर मैं जो बात कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ गुड्स आप टेम्पररली एक्सपोर्ट करिएगा बाहर, ठीक है। और जब कस्टम पढ़िएगा तो वहां पे बहुत सारे आपको छूट हैं जहां पर विदाउट अच्छी एक्सपोर्ट कर सकते हैं और कुछ साल बाद वापस मंगा सकते हैं। उन्हें कुछ टाइम लिमिट रहता है, उसके विद इन टाइम लिमिट वापस मंगाना रहता है गुड्स को। आपने एक्सपोर्ट किया गुड्स को किस लिए, रिपेयर कराने के लिए, ठीक है। इंडिया में पॉसिबल नहीं था रिपेयर तो आपने बाहर सामान को भेजा रिपेयर कराने के लिए। अब यहाँ पे जो सर्विस प्रोवाइडर है ये ऑब्वियस सा बात है बाहर है तो बाहर। लेकिन इस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई भी क्या हो जाएगा बाहर। जब ये दोनों बाहर हो जाएंगे ना तो सप्लाई होना ही पॉसिबल नहीं है इंडिया में, नहीं समझे। इंडिया तो सप्लाई होगा ही नहीं। क्यों? कोई टैक्स नहीं लगेगा, कोई टैक्स नहीं देना आपको। क्यों दोगे टैक्स यार, दोनों चीज बाहर है, सप्लायर बाहर, प्लेस ऑफ सप्लाई बाहर। अब का चीज का टैक्स लेगा इंडिया में। इंडिया में टैक्स तो तब लेता है ना जब गुड्स या सर्विस इंडिया में कुछ तो होता, इंपोर्ट होता, एक्सपोर्ट होता, कुछ तो हुआ नहीं। गुड्स एक्सपोर्ट हुआ है, गुड्स एक्सपोर्ट हुआ है, वहां पे कस्टम का लॉ आएगा, जो कस्टम बोलेगा वो वहां पे कस्टम एक्ट में फॉलो होगा, नो डाउट, नो प्रॉब्लम, ठीक है। कस्टम छूट देता है कुछ चीज का, मैंने कि आप एक्सपोर्ट कर सकते हो, रिपेयर करके वापस मंगा सकते हो। जब कस्टम पढ़ोगे तो वहां देखोगे, ठीक है। अब इस केस में क्या होगा, इस केस में ये सप्लाई ही नहीं होगा। क्यों सप्लाई नहीं होगा? क्योंकि सप्लायर बाहर, ये सप्लाई बाहर, नहीं समझे। अब खुद सोचो ना कौन से डिफिनेशन में फिट करना चाहोगे इसको, बताओ।
सर्विस तो लिया गया है ना, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस तो कर नहीं सकते इसे, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस थोड़े कहोगे, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस का 5 कंडीशन था, कोई कंप्लाई हो रहा है, नहीं कंप्लाई हो रहा, पेमेंट तुम करोगे, पेमेंट ये तुमको करेगा नहीं, क्या समझे, इंपोर्ट ऑफ सर्विस कहोगे वो भी कर नहीं सकते, इंपोर्ट ऑफ सर्विस कब कहता है आदमी, 3 कंडीशन था, सप्लायर बाहर, रिसिपिएंट इंडिया में, प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिया में, प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिया में, तो ना ये इंपोर्ट में ना एक्सपोर्ट में कवर है, तो ये सप्लाई ही नहीं होगा, क्यों, क्योंकि दोनों चीज बाहर हो रहा है, सप्लायर भी बाहर है अपना, तो सप्लाई भी है बाहर अपना, तो यहाँ पे सप्लाई होगा ही नहीं, ये सप्लाई ही नहीं होगा, यहाँ कोई जीएसटी का एप्लीकेबिलिटी आएगा ही नहीं, क्योंकि दोनों चीज बाहर हो रहा है, सप्लायर भी बाहर प्लस सप्लाई भी बाहर, आया समझ में, समझ गए, हाँ रिसिपिएंट इंडिया में है, बोलोगे रिसिपिएंट तो है इंडिया में, उससे टैक्स लेंगे, कैसे लोगे, इंपोर्ट ऑफ सर्विस होगा तो ना टैक्स लोगे, इंपोर्ट ऑफ सर्विस का 3 कंडीशन सेटिस्फाई हो ही नहीं रहा, कैसे किससे टैक्स लोगे, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस तो मानता हूँ टैक्स देता है, रिसिपिएंट टैक्स देगा एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस पे, नो डाउट, बट इंपोर्ट ऑफ सर्विस पे तो 3 कंडीशन थे, वो सेटिस्फाई नहीं हुए, एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ सर्विस का डेफिनेशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस में ये फॉल करेगा नहीं, पेमेंट ये करेगा ना कि पेमेंट ये रिसीव कर रहा है रिसिपिएंट, अब कहाँ जाओगे, हाँ बताओ कहाँ जाओगे, सप्लाई का क्या था, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज फॉर द कंसिडरेशन, तो सप्लायर के हिसाब से क्या होना चाहिए, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज फॉर द कंसिडरेशन, तो इसके लिए सप्लाई है, लेकिन ये बंदा का अपने सप्लाई भी बाहर ही है, क्यों देगा टैक्स ये तुमको, अमेरिका का बंदा क्यों तुम्हें टैक्स देगा, हाँ रिवर्स चार्ज था, आरसीएम था, आरसीएम में याद होगा इंपोर्ट ऑफ सर्विस पे आरसीएम लगता है, लेकिन तब ना जब इंपोर्ट ऑफ सर्विस का डिफिनेशन सेटिस्फाई हो, डिफिनेशन तो इंपोर्ट में फॉल ही नहीं कर रही, ना इंपोर्ट का डिफिनेशन मिट कर रहा है ना एक्सपोर्ट का मिट कर रहा है, इस वाले केस में सप्लाई ही नहीं होगा, ये ध्यान रखना, कहीं कोस्ट किताब में लिखा नहीं है, बट इस पर टैक्स लगेगा ही नहीं, इंडियन गवर्नमेंट टैक्स ले नहीं सकती इस पे, कब, जब सप्लायर बाहर हो प्लस सप्लाई बाहर हो, दोनों चीज जब बाहर ही हो, आया समझ में, समझ में आ गया, एक्सेप्शन क्या था इस वाले का, सर्विस सप्लाइड इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स दैट आर टेम्पोरली इंपोर्टेड, अब होता क्या है, इसका उल्टा समझो, प्लांट एंड मशीनरी था यूएसए में, ठीक है, कुछ समय के लिए इसे इंडिया लाया गया, किस लिए लाया गया, रिपेयर के पर्पस के लिए, और फिर रिपेयर करके वापस भेज दिया गया, ठीक है, टेम्परली इंपोर्टेड इनटू इंडिया फॉर रिपेयर और फॉर अनदर ट्रीटमेंट और प्रोसेस, कहने का मतलब कोई और ट्रीटमेंट, सिर्फ रिपेयर नहीं हो सकता है, वो रॉ मटेरियल था और कुछ उसका फिनिश प्रोडक्ट बना करके वापस भेज दिया गया, ठीक है, प्रोसेस अदर ट्रीटमेंट, शर्त क्या है, जो भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, वो इंडिया में यूज नहीं होना चाहिए, और एक्सपोर्टेड आफ्टर सच रिपेयर ट्रीटमेंट प्रोसेस में जो भी था, वो जो भी सामान आया था उस पर रिपेयर किया, उसका ट्रीटमेंट किया, ठीक है, कोई ट्रीटमेंट या कोई प्रोसेस उस पर कैरी फॉर, जैसे उसको फिनिशिंग करना था, आ गया था प्रोडक्ट, एक थोड़ा सा रफली प्रोडक्ट था, उसको फिनिश करना था, तुमने शाइनिंग करना था, पॉलिशिंग करना था, तुमने करके वापस भेज दिया, ठीक है, तो उस केस में पुट टू यूज नहीं होना चाहिए, इंडिया में पुट टू यूज नहीं होना चाहिए, तो उस केस में ये ना लग करके ये सेक्शन आ जाएगा, और वो कहेगा लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट, अब पूछो क्यों ये सेक्शन आया, तो खुद सोचो ना क्या कहा था, जहां पे गुड्स प्रेजेंट होगा, अगर इसका बात माने तो लोकेशन ऑफ सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई दोनों इंडिया में होगा, नहीं समझे, दोनों इंडिया में होगा, हो सकता है कि दोनों एक ही जगह पे हो, तो इंट्रा स्टेट बन जाएगा, जब ये इंट्रा स्टेट बन जाएगा सीजीएसटी एसजीएसटी लग जाएगा, जबकि आईजीएसटी लगना चाहिए था, आईजीएसटी लगना चाहिए था, क्यों, क्योंकि ये क्या है, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस है, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस है, नहीं समझे, अब एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस के डिफिनीशन में क्या लिखा हुआ था, लोकेशन ऑफ सप्लायर इंडिया में, लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट इंडिया के बाहर, प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिया के बाहर, इंडिया के बाहर आउटसाइड, अब इस सेक्शन को सेटिस्फाई करने के लिए ये लाना पड़ा लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट, लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट
आया समझ में? अब ये नहीं है तो फिर ठीक है, लगाओ CGST लगाओ, SGST लगाओ, काम खत्म करो, एक्सपोर्ट में नहीं जाएगा और क्या। एक्सपोर्ट के डेफिनेशन को सेटिस्फाई करने के लिए लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट कहा गया, मैंने इसका भी सप्लाई क्या हो जाएगा, USA, ना कि इंडिया। भले गुड्स यहाँ प्रेजेंट है, गुड्स पे सर्विसेज यहाँ परफॉर्म हो रही है, नहीं समझे? गुड्स इंडिया ले आया है, उस पर सर्विसेज दे रहा है, तो पहले वाले क्लाउज के हिसाब से होना चाहिए था, जहां पे गुड्स प्रेजेंट है, गुड्स प्रेजेंट है इंडिया में, लेकिन उसके कारण एक्सपोर्ट का डेफिनेशन सेटिस्फाई नहीं हो पाता है। एक्सपोर्ट के डेफिनेशन में क्या कहा था, प्लेस ऑफ सप्लाई आउटसाइड इंडिया, सेटिस्फाई करने के लिए डेफिनेशन को लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट होना जरूरी था। वही चेंजिंग है, उसी कारण से चेंज किया गया है इसे, इसमें इसमें ही फर्क है। अब बोला नहीं पता तो ठीक है, अब क्या करें, तुमको पता नहीं है कहाँ पे तुम्हारा रिसिपिएंट है, तो भाई साहब सप्लायर का ले लो। क्या समझे? 2 CGST SGST, एक्सपोर्ट मत मानो और क्या, नहीं समझे? अब देखो तुमको एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस का डिफिनेशन देख लो तो तुमको समझ में आएगा वो सेक्शन में क्यों ऐसा किया गया। देखो, सप्लायर इंडिया में, रिसिपिएंट इंडिया के बाहर, प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिया के बाहर। आया समझ में? तो ये 3 कंडीशन थे। अगर हम फर्स्ट क्लाउज को मानते तो जो ये प्लांट एंड मशीनरी USA में था, इसे इंडिया लाया गया रिपेयर करने के लिए, तो इसका प्लेस ऑफ सप्लाई भी इंडिया होता। क्यों? फिजिकल प्रेजेंस ऑफ गुड, सर्विस देने के लिए जहां पे फिजिकल प्रेजेंस ऑफ गुड जहां पे होगा, जब गुड्स पे सर्विस दिया जा रहा है और गुड्स का फिजिकल प्रेजेंस इंपॉर्टेंट है, तो जहां पे गुड्स प्रेजेंट होगा, तो गुड्स कहाँ था उस टाइम, इंडिया में, तो सर्विस दिया जा रहा था। तो इस कारण से ये एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस का डिफिनेशन गलत हो जाता, नहीं समझे? इसलिए इसमें कहा गया नहीं नहीं नहीं, लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट USA होगा। आया समझ में? अब देखो डिफिनेशन सेटिस्फाई हो गया ना, डिफिनेशन मीट कर गया, एक्सपोर्ट का डिफिनेशन मीट कर गया। आया समझ में? और इसका जो मैंने इंपोर्ट के लिए अब तुमको बताया था कि उस केस में देखो, इंपोर्ट में क्या था, सप्लायर बाहर, रिसिपिएंट इंडिया में, प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिया में, ठीक है। और मैंने तुम्हें वहां एग्जांपल दिया था कि प्लांट एंड मशीनरी बाय द वे बाहर ले जाना पड़ा, टेम्पोरली एक्सपोर्ट करना पड़ा, तो अब तो लोकेशन ऑफ सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई दोनों कहाँ हो जाएगा, जहां बाहर में मान लो USA में था, USA ले गया सामान रिपेयर करने के लिए, अब यहाँ पे GST लगेगा ही नहीं। आया समझ में? क्यों? क्योंकि इंपोर्ट ऑफ सर्विस का डिफिनेशन खराब हो गया, मिट नहीं कर रहा। समझ में आया? लेकिन अगर ये बंदा यहां आके इस मशीन को बनाता है, समझे, यहां आकर के इस मशीन को बनाता है, तो उस केस में तो प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिया ही हो जाएगा। अब देखो सेटिस्फाई हो गया, अब ये इंपोर्ट ऑफ सर्विस कर सकते हो। आया समझ में? अब GST लग सकता है, तो ये एक कंडीशन है, GST नहीं रहेगा, ठीक है। और ये एक्सेप्शन क्यों आया था, समझ में आ गया, ताकि इस कंडीशन को, जिसके कारण ये जो होने के कारण दिक्कत हो जा रहा था, आया समझ में, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस का डिफिनेशन मेट नहीं कर पा रहा था, इस कारण से ये लाना पड़ा। समझ में आया? तो टेम्पोरली इंपोर्ट करता है इंडिया में, कुछ काम करता है, वापस भेज देता है इसको। अब टेम्पोरली इंपोर्ट किया, कुछ काम किया, तो ऑब्वियस सा बात है प्लेस ऑफ सप्लाई फर्स्ट क्लाउज के हिसाब से एक्सेप्शन के बिना इंडिया ही हो जाता। अब यहाँ पे दिक्कत हो रहा था तो एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस ना बाहर था, इसलिए सेक्शन को ऐसा उल्टा गया और बताया गया कि उस केस में USA ही हो जाएगा। आया समझ में? समझ गए? कोई दिक्कत आ गया समझ में? तो आते हैं वापस अपने पॉइंट पे, क्यों एक्सेप्शन को लाना पड़ा, समझ में आ गया, डिफिनेशन सेटिस्फाई करने के लिए, ठीक है। डिफिनेशन को सेटिस्फाई करने के लिए, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस के डिफिनेशन को, समझ में आ गया। और अगर तुम्हारे पास अवेलेबल नहीं है तो लोकेशन सप्लायर ऑफ सर्विस क्या कर सकते हैं, पता नहीं तुमको कहाँ रहता है तो क्या करो, हटाओ। CGST या GST या जो भी चार्ज होता है अपने इंडिया में अपना होगा चार्ज नॉर्मली, क्योंकि सर्विस तो दिया गया है, सर्विस तो दिया गया है, ठीक है। अब ये एक्स्ट्रा, ये देखो
सर्विस सप्लाइड इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स that are provided from a remote location by electronic means। ठीक है, तो ये फर्स्ट ही क्लास का एक तरह से देखो यहाँ पे था ना, लोकेशन वेयर द सर्विस इज एक्चुअली परफॉर्म, जहाँ सर्विस दिया गया था, जैसे प्लांट एंड मशीनरी को वहां ले जाया गया तो वहां पर बनाया गया तो वहां पर था, ठीक है, यहां आके दिया तो यहीं पहुंचाता था, ठीक है। अब इसी का आगे का है, जहां पे कहा गया कि सर्विसेज तो बाहर से दे रहा है, नहीं समझे, सर्विसेज बाहर से दे रहा है, समझ गए, सर्विसेज दे रहा है बाहर से या कहीं से भी दे रहा है, इलेक्ट्रॉनिक मीन के थ्रू दे, मैंने उसको यहाँ आना नहीं, कहीं मूव नहीं करना पड़ा, तो अब उस केस में जहां पर गुड्स है, समझ गए, जहां पर गुड्स है, समझ गए, मतलब बाय द वे गुड्स इंडिया में है, बाय द वे कंप्यूटर है तुम्हारा, ठीक है, तुमने एक सॉफ्टवेयर ले रखा है, ठीक है, तुम इसे यूज करते हो सॉफ्टवेयर को, सॉफ्टवेयर में कुछ खराबी आ गया तो तुमने कॉल किया कॉल सेंटर को उसके, और वो अमेरिका में था, वहां तुमसे बात किया और फिर तुमको वहां से तुम्हारे सिस्टम को सही कर रहा था बैठ के, ठीक है। अब ये यहाँ पर है गुड्स तुम्हारा, वहां से सही कर रहा है ये ऑनलाइन ही। अब इस केस में गुड्स जहां पर हो, आया समझ में, समझ गए, जहां पर गुड्स हो, समझ गए, अगर समझ में, तो पहले वाले केस में तो फिजिकल प्रेजेंस ऑफ गुड कहा था, द गुड्स फिजिकली प्रेजेंट हो, तो मतलब जहाँ सर्विसेज परफॉर्म हो रहा है, नॉर्मल सवाल जहाँ गुड्स प्रेजेंट हो वही चीज हुआ, सर्विसेज जहाँ परफॉर्म हो रहा है, जहाँ गुड्स प्रेजेंट हो, जहाँ जिस लोकेशन पे। दूसरे वाले केस में कहा गया कि वहां से सर्विस दे रहा है, उसको कहीं आ जाना नहीं पड़ा, गुड्स कहीं मूव, गुड्स वहीं पर है, गुड्स कहीं मूव नहीं कर रहा, तो वो सर्विस वहां से दे रहा है, तो बोला ठीक है, तो उस केस में आप कुछ मत करो, जहां पे गुड्स प्रेजेंट है उस सर्विस देने के टाइम वही होगा प्लेस ऑफ सप्लाई, ठीक है। अब आया सर्विस सप्लाई टू एन इंडिविजुअल, अगर सर्विस इंडिविजुअल को दिया गया तो क्या होगा, ठीक है, सर्विस सप्लाई टू एन इंडिविजुअल, अगर किसी इंडिविजुअल को सर्विस दिया जाए, ठीक है, जिसमें फिजिकल प्रेजेंस रिक्वायर्ड है उस इंडिविजुअल का, तो उस केस में भी लोकेशन वेयर सर्विसेज इज एक्चुअली परफॉर्म, कहने का मतलब जहां इंडिविजुअल फिजिकली प्रेजेंट होगा, समझ में आ गया, जहां इंडिविजुअल फिजिकली प्रेजेंट होगा। एग्जाम्पल के तौर पे कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट, कॉस्मेटिक करते हैं उसको, क्या कहते हैं उसको, हाँ प्लास्टिक सर्जरी, कॉस्मेटिक प्लास्टिक सर्जरी कराने गए हो, लोग जाते हैं आजकल बहुत अपना नाक सीधा कराने, ठीक है, तो तुम अपनी नाक सीधी कराने गए हो क्योंकि टेढ़ी हो गई थी या कट गई थी, ठीक है, तो अपनी नाक सीधी कराने गए हो, तो तुम्हारा फिजिकल प्रेजेंस वहां जरूरी है ना होना, तो तुम्हारी नाक सीधी करेगा वो, आया समझ में, तो जहाँ फिजिकल प्रेजेंस तुम्हारा इंपॉर्टेंस है, और तुम फिजिकली प्रेजेंट नहीं होगे तो सर्विस दे पाना पॉसिबल नहीं है, तो उस केस में सर्विसेज जहां परफॉर्म हुए, जहां तुम फिजिकली प्रेजेंट थे, आया समझ में, प्लास्टिक सर्जरी हो गया या जिम, आया समझ में, समझ, उसके बाद आया सर्विसेज 1 और 2, 1 और 2 था, अब बाकी 2 एक्सेप्शन था, ये और ये एक्सेप्शन में था, ऊपर वाला और ये वाला एक्सेप्शन था 1 का और 2। 1 और 2 के केस में अगर कोई भी लोकेशन इंडिया में पड़ गया, कोई भी लोकेशन, समझ गया, तो लोकेशन इन टैक्सेबल टेरिटरी माना जाएगा, समझ गया, कहने का मतलब तुम्हारा गुड्स ट्रीट हुआ, बाय द वे तुम्हारा एक गुड्स था, ठीक है, इसको पहले तुम यूएसए ले गए, वहां पे कुछ काम हुआ, उसके बाद वहां से वो निकल के अफ्रीका गया, वहां कुछ काम हुआ, अब वापस उसे लाके कहीं गुजरात में कुछ काम किया गया उसके साथ, ठीक है, अब ये एक ही गुड्स था जो मूव कर रहा था तीनों जगह पे, ठीक है, सप्लायर एक ही था, इसका सर्विस देने का सप्लायर एक ही था, इस पे जो यहाँ पे जो सर्विस दिया वो सप्लायर भी एक ही था, यहाँ जो आके सर्विस लाया वो भी सप्लायर एक ही था, यहाँ भी सप्लायर वही था, सेम सप्लायर था, अलग अलग सप्लायर होगा तो केस अलग अलग हो जाएगा, ठीक है, सप्लायर सेम ही था हर केस में, तीनों केस में, तो कभी गुजरात में एक लोकेशन पड़ गया तुम्हारे, प्लेस ऑफ सप्लाई का एक लोकेशन गुजरात पड़ चुका है, इसलिए अब कुछ सोचना ही नहीं है, लोकेशन इन टैक्सेबल टेरिटरी ही तुम्हारा, मतलब इन इंडिया ही तुम्हारा तो सप्लाई हो जाएगा,
ठीक है, आया समझ में? लोकेशन इन टैक्सेबल टेरिटरी ही तुम्हारा प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा। ठीक है, सर्विसेज एट 1 and 2 सप्लाइड इन मोर देन वन स्टेट यूटी तो ईच ऑफ सच स्टेट और यूटी। ठीक है, हर वो स्टेट हर उस यूटी में सप्लाई माना जाएगा। समझ गए? हाँ, ये वाला एक चीज है, इन केस ऑफ कटिंग एंड पॉलिशिंग एक्टिविटी ऑन अनपॉलिश्ड डायमंड which are temporarily imported into India are not put to any use in India, a supply would be determined as per provision contained in section 13(2). 13(2) कहने का मतलब क्या हुआ? जनरल प्रोविजन के हिसाब से 13(2 ये रहा आपका 13(2 इसके हिसाब से लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट मान लेना है। समझ गए? मैंने उसको क्या ये वाला केस हुआ और क्या, ये भी तो वही था। आया समझ में? ये वाला केस एक्सेप्शन यही तो है वहां पर भी, नहीं समझे? एक्सेप्शन 13(2 कह ले या एक्सेप्शन कह दे, नहीं समझे? सर्कुलर नंबर ये कहने का मतलब एक्सेप्शन ऑफ क्लॉज 1, वहां भी चीज था ना, इंपोर्ट किया था विदाउट यूज बाहर भेज रहा था तो एक्सेप्शन ऑफ क्लॉज 1 ऑफ सेक्शन 13(3। समझ गए? अब देखो एग्जांपल कुछ देखा जाए। एमएक्स प्राइवेट लिमिटेड इंपोर्ट अ मशीन फ्रॉम जर्मनी, जर्मनी से मशीन लाया फॉर बीइंग इंस्टॉल इन इट्स फैक्ट्री, अपने फैक्ट्री में इंस्टॉल कर दिया। अब उस मशीन को इंस्टॉल करने के लिए एमएक्स प्राइवेट लिमिटेड सर्विस लिया इंजीनियर का, जो कि इंडिया आया जर्मनी से इंस्टॉलेशन करने के लिए। अब इस केस में प्रेशर सप्लाई क्या होगा? जहां मशीन प्रेजेंट है, फिजिकल प्रेजेंस क्योंकि इंपॉर्टेंट है मशीन का, तो लोकेशन वेयर द सर्विसेज इज एक्चुअली परफॉर्म, लोकेशन में सर्विसेज एक्चुअली परफॉर्म कहे या फिर जहां जहां पे मशीन फिजिकली प्रेजेंट है, ये कहे, बात तो एक ही है ना, बात तो सेम है। क्योंकि मशीन का फिजिकल प्रेजेंस इंपॉर्टेंट है सर्विस देने के लिए, तो सर्विस कहां परफॉर्म होगा? जहां मशीन फिजिकली प्रेजेंट होगा। आया समझ में? तो न्यू दिल्ली हो गया ना इंपोर्ट ऑफ सर्विस। पूछोगे कैसे? लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट कहां है? न्यू दिल्ली। प्लेस ऑफ सप्लाई कहां है? न्यू दिल्ली। लोकेशन ऑफ सप्लायर कहां है? जर्मनी। यही तीन कंडीशन था ना इंपोर्ट ऑफ सर्विस का, सप्लायर बाहर बाकी दोनों इंडिया में, हो गया इंपोर्ट ऑफ सर्विस। अब इंपोर्ट ऑफ सर्विस पे रिवर्स चार्ज है। ठीक है, इंपोर्ट ऑफ सर्विस पे रिवर्स चार्ज है। समझ गए? अदर देन नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रिसिपिएंट को छोड़ करके। ठीक है, वो अलग चीज है। अब देखो, अ मोबाइल कंपनी लोकेटेड इन यूएसए टेक सर्विसेज ऑफ सॉफ्टवेयर कंपनी लोकेटेड इन बेंगलुरु। ठीक है, अपना रिसिपिएंट कहाँ है? यूएसए में। सर सर्विस लिया सॉफ्टवेयर कंपनी का, जो कहाँ है? बेंगलुरु में, फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ सॉफ्टवेयर इन इट्स मोबाइल इन यूएसए। द इंडियन सॉफ्टवेयर कंपनी प्रोवाइडेड सर्विस थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीन। तो ये एक्सेप्शन वाला केस, सेक्शन में क्या कहा था? एक्सेप्शन, एक्सेप्शन वाला केस था ना, इलेक्ट्रॉनिक मीन के थ्रू देता है, जाना नहीं पड़ता है इसको, वहां पे ऑनलाइन के थ्रू देता है। अब प्लेस ऑफ सप्लाई कहाँ होगा? जहां पर गुड्स सिचुएटेड है, जहां सर्विसेज दिया गया वो नहीं होगा, क्योंकि इस वाले केस में क्या था, जहां सर्विसेज दिया गया, जहां गुड फिजिकली प्रेजेंट था। अगर फिजिकली प्रेजेंट का यहाँ सेक्शन मान ले तो फिजिकली प्रेजेंट तो गुड यूएसए में था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन सर्विसेज कहां से दिया गया था? तो फर्स्ट वाले क्लॉज के हिसाब से लोकेशन वेयर द सर्विसेज आर एक्चुअली परफॉर्म, तो परफॉर्म तो यहां से कर रहा है। ठीक है, लेकिन गुड्स फिजिकली प्रेजेंट वहां पर है, वहां पर दोनों जगह चीज एक ही जगह पे था तो कोई दिक्कत नहीं था। यहाँ दोनों दो अलग अलग जगह पे हो गया। फर्स्ट क्लॉज के हिसाब से इसका जो आंसर होगा बेंगलुरु हो जाएगा, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए, होगा क्या? यूएसए। तब ना एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस का डिफिनेशन मीट करेगा। अब देखो क्या हुआ, लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट यूएसए, प्लेस ऑफ सप्लाई यूएसए, और अपना लोकेशन ऑफ सप्लायर इंडिया। हुआ एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस। आया समझ में? एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस, समझ गए?
अब हाँ, उसमें दो कंडीशन और है कि नॉट मेड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन, और तुम्हारा है उसमें एक ये कंसिडरेशन रिसीव्ड इन कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है, एज परमिटेड बाय आरबीआई इंडियन रूपी, ठीक है। तो आया समझ में क्यों इस तरह से डिजाइन किया गया इस सेक्शन को, ताकि वो डिफिनेशन को मीट कर सके, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस और इंपोर्ट ऑफ सर्विस को। इस डिफिनेशन को मीट करने के लिए ऐसा डिजाइन करना जरूरी था सेक्शन को, समझ गए। एबीसी लिमिटेड हैदराबाद हैज एक्सपोर्टेड अ मशीन टू अ कंपनी, एक्सपोर्ट किया, ठीक है, इन इंडोनेशिया। मशीन फंक्शन करना बंद कर दिया, समझ गए, मशीन फंक्शन करना बंद कर दिया, तो उसको एबीसी वापस इंपोर्ट कर लिया, रिपेयर किया, फिर वापस भेज दिया, ठीक है, विदाउट बीइंग पुट टू यूज, इंडिया में पुट टू यूज नहीं किया। तो बताया गया था इस केस में, एक्सेप्शन में कवर था। लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट कहा कि अवेलेबल है मेरे पास इंडोनेशिया, क्यों किया गया, डिफिनेशन मीट करने के लिए। कैसे, आओ देखते हैं। लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट क्या है, बताओ, लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट क्या है, इंडोनेशिया, ऑब्वियस सा बात है। प्लेस ऑफ सप्लाई एक्सेप्शन के हिसाब से क्या हो गया, इंडोनेशिया, और लोकेशन ऑफ सप्लायर कहाँ है, इंडिया, हो गया एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस। आ समझ में क्यों चेंजिंग किया गया था, एक्सेप्शन क्यों डाले गए, समझ गए। क्यूआर प्राइवेट लिमिटेड इंपोर्ट रॉ डायमंड फ्रॉम अ डायमंड मर्चेंट, ठीक है, इंपोर्ट किया रॉ डायमंड डायमंड मर्चेंट से, उस पर कुछ काम किया, कटिंग पॉलिश फिनिश, वर्क कंप्लीट हो गया, तो उस फिनिश डायमंड को वापस एक्सपोर्ट कर दिया। क्या होगा, या तो एक्सेप्शन मान लो 13(3) का क्लॉज 1 का एक्सेप्शन, या फिर चलो 13(2) पे जनरल प्रोविजन, वहां पे क्या कहा था, लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट, तो क्या होगा, बेल्जियम। सर्कुलर में दिया हुआ था, ऐसे एक्सेप्शन में भी कवर हो सकता है ये, ठीक है, इंपोर्टेड फॉर रिपेयर और अदर प्रोसेस ट्रीटमेंट एंड देन एक्सपोर्टेड बैक, समझ गए। अब देखो, मिस्टर एक्स एक हेयर स्टाइलिस्ट था, वही प्लास्टिक सर्जरी वाला, जहां फिजिकल प्रेजेंस जरूरी है इंडिविजुअल का, समझ गए। तो अगर तुम्हारा फिजिकल प्रेजेंस जरूरी है, तो जहां पे सर्विसेज दिया गया तुमको, समझ गए, सिंगापुर, सर्विसेज कहाँ दिया गया, सिंगापुर में, तो सिंगापुर होगा, समझ गए। PQR consultant New Delhi backs a contract for doing a market research for a vehicle manufacturing company based in South Korea. PQR consultant था न्यू दिल्ली का, उसको कॉन्ट्रैक्ट बोला मार्केट रिसर्च करने के लिए, ठीक है, साउथ कोरिया कंपनी दिया है, ठीक है। तो रिसर्च इज टू बी कैरिड आउट इन 5 कंट्री, 5 कंट्री में रिसर्च करेगा। देखो 5 कंट्री में, मैंने कंट्री ए बी सी डी और इंडिया, 5 कंट्री में एक इंडिया भी है, समझ गए। तो अब जो प्लेस ऑफ सप्लाई होगा ए बी सी डी छोड़ो, बस इंडिया होगा, समझ में आ गया, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि एक लोकेशन इंडिया में पड़ रहा है उसका, समझ में, समझ गए। Since services are supplied at more than one location, including a location in taxable territory, the place of supply is location in taxable territory. समझ में आया, ये इसका बेस कंडीशन, बेस सेक्शन है, हर जगह पे लिखा रहेगा। Services supplied at more than one location, including a location in taxable territory, the place of supply is location in taxable territory. समझिए। A value of supply of service supplied in more than one state or UT, वही बंटवारा वाला बात, ठीक है। In respect of goods requiring physical presence of such goods and to an individual requiring his physical presence in each state UT where the services is performed, ठीक है, is in proportion of the value of सभी determined in terms of contract per agreement के हिसाब से होगा। अगर absence है तो क्या करना है उसको समझते हैं, ठीक है। अगर absence है तो कुछ नहीं करना है। सबसे पहला, क्या सेम गुड था, गुड सेम था, अगर गुड सेम था तो इक्वली डिवाइड कर दो ईच स्टेट और यूटी में, ठीक है। अगर एग्रीमेंट के एब्सेंस में, मैंने एग्रीमेंट में लिखा नहीं हुआ है टर्म्स में कि कैसे कैसे बंटवारा होगा, तो फिर इक्वली डिवाइड कर दो। अगर सर्विसेज दूसरे गुड पे दिया गया, मैंने अलग अलग सामान था हर जगह पे, ठीक है, पर हमको पता नहीं था कि कितना कितना वैल्यू के लिए हर सर्विस है हर गुड्स का, तो हम क्या करेंगे,
रेशियो ऑफ द इनवॉइस वैल्यू ऑफ गुड्स इन ईच स्टेट ड्यूटी ऑन विच सर्विस इज परफॉर्म। ठीक है, इनवॉइस वैल्यू के बेसिस पे बंटवारा करो हमारे सर्विसेज का, गुड्स के इनवॉइस वैल्यू पे, गुड्स का क्या इनवॉइस वैल्यू है उसके बेसिस पे बंटवारा करो। तीसरा, अगर इंडिविजुअल को दिया गया है तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल। हो सकता है ना मेकअप का काम तो तीन जगह पे दे रहा हो, यहाँ भी मेकअप किया तुम्हारा, फिर वहां गया वहां मेकअप किया, फिर फिल्म का शूटिंग होता है तो देखते ही होंगे बहुत जगह मेकअप कराना पड़ता है यहाँ वहां। ठीक है, अब ये वाला केस सोचोगे कि स्टेट ड्यूटी बोल रहा है, कहने का मतलब क्या हुआ समझो। अगर लंदन, यूएसए और इंडिया, अगर ये तीन जगह शूटिंग हो रहा है तो ये दोनों चीज तो कट जाएगा, बस इंडिया ही बचेगा। क्यों? क्योंकि सर्विसेज अगर टैक्सेबल टेरिटरी में दिए गए हैं और नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में भी दिए गए हैं, तो सर्विसेज जो टैक्सेबल टेरिटरी में दिए गए हैं वही प्लस सप्लाई हो जाएगा, माने इंडिया हो गया। अब इंडिया में बाय द वे चार पांच जगह था, ठीक है, गुजरात था, दिल्ली था, कर्नाटका था, समझ गए। तो अब इनमें बांटा जाएगा, कैसे बांटे? कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट है तो उस हिसाब से बांटे, नहीं है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, ये जो है तुम्हारा, समझ में आया? तो अप्लाइंग जनरल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल को फॉलो करेंगे। ठीक है, अब इसी केस में मैंने फिजिकल प्रेजेंस ऑफ इंडिविजुअल से बताया कि फिल्म का अगर हीरो है, ठीक है, उसका मेकअप आर्टिस्ट अपॉइंट हुआ है कोई विदेश का आदमी, और वो फिल्म का शूटिंग लंदन यूएसए इंडिया में हो रहा है, आया समझ में? और फिर लंदन यूएसए इंडिया में हो रहा तो इंडिया ही हो गया, क्या समझे? सप्लाई कोई मतलब ही नहीं है। उसके बाद भी इंडिया में दो तीन जगह शूटिंग हुआ है, तो इन तीनों में बंटवारा कैसे होगा, इसका बात किया जा रहा है स्टेट ड्यूटी के बीच, आया समझ में? क्योंकि अब तो इंडिया हो चुका है ना, क्या समझे? हाँ, बाहर बाहर है तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, तो फिर वैल्यू सप्लाई अलग पता चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब देखो, अ कंपनी सी which is located in Kolkata is providing the service of testing of dredging machine, and the testing service on the machine is carried out in Odisha and Andhra Pradesh। दो जगह दिया सर्विस में, क्या समझे? द प्लेस ऑफ सप्लाई इज इन ओडिशा एंड आंध्र प्रदेश। क्यों? समझ गए क्यों होगा? अब ऐसा बात है, फिजिकल प्रेजेंस, ठीक है, समझ गए? The value of service in Odisha Andhra Pradesh will be ascertained by dividing the value of service equally अगर सेम गुड है तो इक्वली, सेम गुड है तो इक्वली, समझ गए? अब देखो वही चीज को थोड़ा सा इलेबोरेट करेगा जब डिफरेंट गुड होगा। ठीक है, a company C which is located in Delhi is providing the services of servicing of two car belonging to Mr. X. One car is of manufacturer J and is located in Delhi, ठीक है, and is serviced in by its Delhi workshop. The other car is of manufacturer A and is located in Gurugram and is serviced by its Gurugram workshop. The value of service attributable to the UT of Delhi and the state of Haryana respectively shall be calculated by applying the ratio of invoice value of car J and invoice value of car A। समझ में आ गया? उस बेसिस पे बांटा जाएगा। सर्विस सप्लाइड टू इंडिविजुअल, अ मेकअप आर्टिस्ट एम हैज टू प्रोवाइड मेकअप सर्विस टू एन एक्टर। ठीक है, वही एग्जांपल है। A is shooting some scene in Mumbai and some scene in Goa. M provide the makeup service in Mumbai and Goa। तो कैसे बांटेंगे? जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल के हिसाब से, काम खत्म। अब आता है सर्विस इन रिलेशन टू इमूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक है, ये वहां भी था 12 वाले सेक्शन में भी, जब दोनों का दोनों इंडिया में था। अब यहाँ दोनों में से एक बाहर है, सब कुछ वही है, कुछ नहीं करना, बस जहां पे लोकेटेड और इंटेंडेड टू बी लोकेटेड, जो पहले था अभी भी वही चीज है, जो पहले था अभी भी वही चीज है, बस एडिशन क्या होगा? देखो, above services supplied at more than one location including a location in taxable territory। तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लोकेशन इन टैक्सेबल टेरिटरी, बाकी सबको भूल जाओ, लंदन अमेरिका ही इंडिया में सर्विस दे रहा है, हाँ, तो बस अब इंडिया ही होगा। समझ में आ गया? इंडिया में दो तीन जगह दे रहा है, मैंने एक जगह नहीं, दो इंडिया में भी तीन चार जगह दे रहा है सर्विस, समझ गए? तो हर उस स्टेट ड्यूटी में होगा, आया समझ में? और हर स्टेट ड्यूटी में बंटवारा होगा, कैसे बंटवारा होगा? वही सेम फॉर्मूला जो पहले पढ़े थे हम लोग, ऊपर में 12 में जो बताया गया था उसी को यूज करना होता है। ठीक है,
मिस्टर सी एक आर्किटेक्ट था, प्रोवाइड किया प्रोफेशनल सर्विसेज टू मिस्टर जेड ऑफ न्यूयॉर्क इन रिलेशन टू हिज इनवर्स प्रॉपर्टी लोकेटेड इन पूना। अब जब पूना में लोकेटेड है, ठीक है, तब प्लेस ऑफ सप्लाई इज लोकेशन जहां पे है लोकेटेड, काम खत्म। मिस्टर सी एन आर्किटेक्ट न्यू दिल्ली इंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद जेड ऑफ न्यूयॉर्क टू प्रोवाइड प्रोफेशनल सर्विसेज इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रॉपर्टी। एक पूना में है, एक न्यूयॉर्क में है। अब प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? पूना, काम खत्म। अब न्यूयॉर्क का बात ही नहीं करने का, ठीक है, क्योंकि एक प्रॉपर्टी पूना में है तो अब न्यूयॉर्क का बात खत्म है, समझ में। और वही बंटवारा का बात, एक से ज्यादा स्टेट में पड़ गया तो क्या करेंगे, एक से ज्यादा यूटी में पड़ गया तो क्या करेंगे, एक स्टेट आधा स्टेट आधा यूटी में पड़ गया तो क्या करेंगे। तो अगर मेरे पास एग्रीमेंट है तो एग्रीमेंट के हिसाब से करेंगे, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट। अगर नहीं है तो अभी जो ऊपर पढ़ के आए थे, ऊपर जो 12 में पढ़ा था, ठीक है, उसके हिसाब से करेंगे, समझ गए। सर्विसेज बाय वे ऑफ एडमिशन टू एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इवेंट, ठीक है, एडमिशन और ऑर्गेनाइजेशन दोनों चीज है, मैंने एंट्री करना और ऑर्गेनाइज करना, दोनों चीज कवर है यहाँ पे, ठीक है। तो वहां पे पढ़े थे, वही यहाँ पे भी है, प्लेस वेयर द इवेंट एक्चुअली हेल्ड, कल्चरल, आर्टिस्टिक, स्पोर्टिंग, साइंटिफिक, कल्चरल, सेलिब्रेशन, कॉन्फ्रेंस, एग्जीबिशन, सिमिलर इवेंट, ठीक है। चाहे एडमिशन हो चाहे ऑर्गेनाइजेशन, इन इवेंटों का ऑर्गेनाइजेशन हो, जो ऑर्गेनाइजेशन का इवेंट मैनेजमेंट कंपनी जो सर्विस देता है ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है, इवेंट मैनेजमेंट कंपनी, वही वाला केस है, समझिए। प्लेस वेयर द इवेंट एक्चुअली हेल्ड। और जो सर्विसेज इससे एंसिलरी है, मतलब कैटरिंग का सर्विस दिया जा रहा है, ऑर्गेनाइजेशन किया इवेंट तो कैटरिंग का सर्विस भी हो सकता है ना, कैटरिंग का सर्विस, हाउसकीपिंग का सर्विस, मतलब सफाई सुथरा सफाई करने का सर्विस, ठीक है। तो जो एंसिलरी सर्विस होगा साथ में इसके, उसका भी प्लेस वेयर द इवेंट एक्चुअली हेल्ड, ठीक है। और वही सेम ये हर जगह रहेगा, तुमको ये हर जगह मिल जाएगा। अबव सर्विसेज सप्लाइड एट मोर देन वन लोकेशन इंक्लूडिंग लोकेशन इन टैक्सेबल टेरिटरी, तो लोकेशन इन टैक्सेबल टेरिटरी। अबव सर्विसेज सप्लाइड इन मोर देन वन स्टेट ड्यूटी, ईच ऑफ द स्टेट ड्यूटी। आया समझ में। एग्जाम्पल के तौर पे देख लो, अ सर्कस टीम फ्रॉम रसिया ऑर्गेनाइज अ सर्कस इन न्यू दिल्ली, तो क्या होगा, न्यू दिल्ली, काम खत्म। An event management company registered in New Delhi organized an art exhibition displaying work of international painter based in Dubai. The exhibition is organized in 3 countries, New Delhi, including New Delhi in India. तब क्या, कोई मतलब ही नहीं है, कहीं भी हो न्यू दिल्ली होगा, काम खत्म, जैसा सप्लाई। भले वो सर्विसेज और जगह दिए जा रहे हैं बट न्यू दिल्ली होगा, क्यों, समझ गए, क्योंकि अपना एक लोकेशन टैक्सेबल टेरिटरी में है जो कि न्यू दिल्ली है। आया समझ में। अब एग्रीमेंट है तो उसके हिसाब से, और एग्रीमेंट नहीं है तो जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल था इसका शायद, ठीक है, जो ऊपर बताया गया था वही यहाँ पे भी आएगा 12(7) में, समझ में आया। जैसा बंटवारा होना था वहां पे वैसे यहाँ पर होगा, ठीक है। अब आते हैं बैंकिंग सर्विसेज का। तो बैंकिंग सर्विसेज में वहां बताया गया था लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट, अगर अवेलेबल तुम्हारे रिकॉर्ड में तो, ठीक है, नहीं अवेलेबल है तो लोकेशन ऑफ सप्लायर ऑफ सर्विस। अब यहाँ पे कुछ नहीं करना है, यहाँ पे लोकेशन ऑफ सप्लायर ऑफ सर्विस होगा खाली, क्यों, ऑब्वियस सा बात है ना, बैंक बाहर है, बैंक बाहर है, यहाँ से कोई आदमी गया वहां सर्विस लेने के लिए, उसे क्या मतलब है, समझ गया। तुम यहाँ पर हो, यहाँ वो सर्विस लेने आया, अब हम जीएसटी चार्ज करेंगे, वो वहां है तुम वहां गए, अब जीएसटी क्यों देना, अब जीएसटी हम क्यों देंगे, नहीं देंगे जीएसटी, दोनों बाहर रहेगा, जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होता जब दोनों बाहर हो, जब लोकेशन ऑफ सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई दोनों बाहर हो जीएसटी नहीं लगता है, ध्यान रखना इस चीज का, जब भी दोनों बाहर हो जीएसटी नहीं लगेगा, लोकेशन ऑफ सप्लाई प्लेस ऑफ सप्लाई, ठीक है। अगर बैंक इंडिया में है, बाहर का आदमी यहाँ सर्विस ले रहा है इंडिया में, हम जीएसटी चार्ज करेंगे, कोई बात नहीं, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस के डेफिनेशन में तो नहीं जा पाएगा, हम जीएसटी चार्ज करेंगे, नो प्रॉब्लम, ठीक। क्यों, क्योंकि तुम इंडिया में हो, यहीं पड़ गया है, कोई बात नहीं, इंट्रा स्टेट बनेगा, इंट्रा स्टेट बनेगा सप्लाई, है कि लोकेशन सप्लायर अगर वहीं पर है, प्लेस सप्लाई सेम स्टेट में है तो इंट्रा स्टेट होता है, सीजीएसटी चार्ज होगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इस वाले केस में
ना इंपोर्ट हो पा रहा है, ना एक्सपोर्ट का डेफिनेशन, कोई डेफिनेशन सेटिस्फाई ही नहीं हो रहा, नहीं समझे? ना इंपोर्ट का डेफिनेशन, ना एक्सपोर्ट का डेफिनेशन, ना इंटर स्टेट का डेफिनेशन, ना इंट्रा का डेफिनेशन, चारों डेफिनेशन सेटिस्फाई नहीं हो रहे। यहां तो इंट्रा स्टेट बन जाएगा, मतलब बैंक इंडिया में है और कोई बाहर का बंदा सर्विस लेता है इंडिया के बैंक से, तो प्लेस ऑफ सप्लाई भी इंडिया में हो जाएगा। तो समझ में आता है, इंट्रा स्टेट जो भी हो जाएगा। पर इस वाले केस में ना तो इंटर स्टेट बन रहा है, ना इंट्रा स्टेट हो पा रहा है, ना इंपोर्ट ऑफ सर्विस है, ना एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस है। अब क्या करूं? चारों में से कुछ नहीं हो रहा, कहां जीएसटी लगाओगे? समझ में आया? इंटरमीडियरी सर्विसेज, इंटरमीडियरी का डिफिनेशन दिया गया है ऊपर में, ठीक है? पैरा 3 वाला एजेंट, शेड्यूल 1 वाला एजेंट को छोड़ के, ठीक है, वो इंटरमीडियरी होता है। इंटरमीडियरी वो होता है, इंटरमीडियरी का वही होगा, लोकेशन सप्लायर ऑफ सर्विस, ठीक है? और ये स्पेशल केस, सर्विस कंसिस्टिंग ऑफ हायरिंग ऑफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इंक्लूडिंग याच बट एक्सक्लूडिंग एयरक्राफ्ट, ठीक है, अप टू अ पीरियड ऑफ 1 मंथ। ये स्पेशल केस है, ठीक है? इसका कुछ समझाना मुश्किल है, बस याच है, उसको 1 महीने के लिए हायर करोगे तो लोकेशन सप्लायर ऑफ सर्विस होगा, अन्यथा अन्यथा जनरल प्रोविजन, ठीक है? और देख लो इंटरमीडियरी का डेफिनेशन। इंटरमीडियरी, अरे यार कहाँ चला गया इंटरमीडियरी का डेफिनेशन? इंटरमीडियरी किधर गए हो यार? ये रहा। Intermediary means broker, agent, any other person, by whatever name called, who arrange, facilitate the supply of goods or service or both or security between two or more persons, but does not include a person who supplies such goods or service or both on his own account। कहने का मतलब पैरा 3 वाला, ठीक है? पैरा 3 शेड्यूल 1, जो अपने नाम पे इनवाइस इशू करता था, याद आ रहा है? शेड्यूल 1 में था, अपने नाम पे इनवाइस इशू करता है, ठीक है, उसको छोड़ के वैसा एजेंट जो बस बीच में है, ये बीच में खड़ा है, मान लो ये है, ये बीच में है, इसे कोई मतलब नहीं है, तुम आए कुछ बोले, बोला ठीक है तुम्हारा काम हो जाएगा, किसी के पास गया तुम्हारा काम करवा दिया, ठीक है, या करवाया नहीं, सॉरी, ये तुम दोनों को मिला दिया, बस काम तो करवाएगा नहीं, तुम दोनों को मिलवा दिया, ठीक है? और बीच में अपना तुमसे कमीशन लिया, इससे कमीशन लिया, जो भी लिया, और अपना चुपचाप चल गया। आया समझ में? ये हुआ इंटरमीडियरी, ठीक है? तो इसके केस में भी लोकेशन ऑफ सप्लायर, ठीक है, लोकेशन ऑफ इंटरमीडियरी एक तरह से कहो तो, समझ गए? अब देखो ये दिया हुआ है, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय इंटरमीडियरी व्हेन लोकेशन ऑफ बोथ सप्लायर एंड रिसिपिएंट ऑफ गुड इज आउटसाइड द टैक्सेबल टेरिटरी एग्जम्प्ट, ठीक है? मतलब अगर इंटरमीडियरी सर्विस दे रहा है ऐसे बंदों को, ठीक है, ये दोनों, ये सप्लायर, ये रिसिपिएंट, ये यूएसए में और ये चाइना में, ठीक है? तो उस केस में इंटरमीडियरी सर्विसेज जो दिया जाएगा वो एग्जम्प्ट होगा, समझ गए? मिस्टर सी ए नॉन रेसिडेंट हैज अ एनआरई अकाउंट विद अ वाराणसी बैंक। एनआरई अकाउंट अगर तुम इनकम टैक्स पढ़ोगे तो वहां पे भी एनआरई अकाउंट मिल जाएगा। ये नॉन रेसिडेंट अकाउंट होता है, हर बैंक में, प्राइवेट बैंक में तो देखना एसबीआई का भी रहता है, शायद प्राइवेट बैंक में मैंने देखा है एनआरई अकाउंट रहता है, स्पेशल अकाउंट होता है, ठीक है? उसमें कुछ कुछ बेनिफिट मिलता है इनकम टैक्स में, ठीक है? एनआरई अकाउंट विथ वाराणसी बैंक, ठीक है? तो प्लेस ऑफ सप्लाई बैंकिंग सर्विसेज क्या होगा? वाराणसी बैंक कहाँ पर है? वाराणसी में, बात कर दो। तो प्लेस ऑफ सप्लाई भी क्या होगा? वाराणसी। आया समझ में? XYZ Sun Kolkata is an agent who facilitates supply of good between foreign customer and Indian seller। अब एक इंडिया में है, दोनों बाहर होता तो क्या होता है? एग्जाम्प्ट। एक इंडिया में है, कोई दिक्कत नहीं है। प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? वो तो ये होगा ना, जहां पर ये खुद है, लोकेशन ऑफ सप्लायर कलकत्ता। आया समझ में? मिस्टर डी एक अनरजिस्टर्ड पर्सन है दिल्ली का, याच हायर किया, ठीक है, लंदन यूके से,
20 दिन के लिए लंदन होगा। ठीक है, अप टू अ पीरियड ऑफ 1 मंथ, अप टू अ पीरियड ऑफ 1 मंथ माने 1 मंथ से कम, ज्यादा होगा तो फिर जनरल प्रोविजन। समझ गए, जनरल प्रोविजन 1 मंथ से कम के लिए हायर किया तो फिर लंदन ही होगा। ठीक है, यहाँ पे हम लोग बस प्लेस ऑफ सप्लाई समझने की कोशिश कर रहे हैं, टैक्सेस लगेगा कि नहीं लगेगा ये डिफरेंट मैटर है, नहीं समझे। हम लोग जो काम कर रहे हैं प्लेस ऑफ सप्लाई समझ रहे हैं, टैक्सेस लगेगा कि नहीं लगेगा ये डिफरेंट मैटर है, जीएसटी एप्लीकेबल हुआ कि नहीं होगा ये दूसरा मैटर है। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सर्विस, पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस, जैसा हमने पहले भी पढ़ा था। अब रजिस्टर रजिस्टर का बात तो है नहीं, तो क्या होगा, प्लेस वेयर द पैसेंजर एम्बार्क। ठीक है, जहां पर ट्रेन पर चढ़ेगा। सर्विस प्रोवाइड ऑन बोर्ड अ कन्वेयर, सर्विस जो मिलता है प्लेन में, एयरक्राफ्ट में मिलता है, ट्रेन में मिलता है, जो भी सर्विस। फर्स्ट शेड्यूल पॉइंट ऑफ डिपार्चर, जहां से ट्रेन खुला है, जहां से प्लेन उड़ी है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे। और हर, हाँ, और अप और डाउन जो करते हो उसको सेपरेट मानना है। ठीक है, द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड वेयर लोकेशन ऑफ सप्लाई लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट इज आउटसाइड इंडिया विल बी गवर्न्ड बाय डिफॉल्ट प्रोविजन। ठीक है, गुड्स के केस में हमने पढ़ा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर, गुड्स तो पढ़ा नहीं ना, ये जो सेक्शन था ये ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर का सेक्शन था, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स का था नहीं। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स जनरल प्रोविजन में कवर है, वही बताया गया। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड 13(2) जनरल प्रोविजन में कवर है। ठीक, मिस्टर ए एक फॉरेन टूरिस्ट है, बुक किया टिकट न्यू दिल्ली से श्रीलंका फ्लाइट के लिए। ठीक है, रजिस्टर इन न्यू दिल्ली फॉर अ कंटिन्यूअस जर्नी विदाउट एनी स्टॉप ओवर, द प्लेस सप्लाई क्या होगा, जहां चढ़ा हो न्यू दिल्ली में। समझ में आ गया। अब आया ओआईडीआर सर्विसेज। ओआईडीआर सर्विसेज सबसे बेस्ट एग्जांपल यूट्यूब। मैं यूट्यूब की सर्विसेज ले रहा हूं, पर मैं क्या हूं, मैं हूं नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रिसिपिएंट। मैं हूं नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रिसिपिएंट, इसलिए मैं रिवर्स चार्ज में टैक्स देता नहीं हूं। और कोई अगर यूट्यूब का सर्विस लेता है, जब एक कंपनी लेता है या कोई लेता है तो वो देगा, या कोई रजिस्टर्ड पर्सन लेता है तो वो रिवर्स चार्ज में टैक्स देगा। समझे, यूट्यूब की टैक्सेबिलिटी बहुत कुछ समझ में नहीं आती, पर यूट्यूब की टैक्सेबिलिटी मुझसे पूछो तो कैसे होगा, मैं बताता हूँ एक जनरल तरीका से। मान लो ये यूट्यूब है। ठीक है, अब यहाँ पे सर्विसेज हैं दो तरह के। पहला, यूट्यूब तुमको सर्विस देता है। मान लो यूट्यूब तुमको क्या सर्विस देगा, तुम्हारा एडवर्टीजमेंट करने का, या फिर तुम्हारा जो सामान, फिर तुम गुड्स भी बेच सकते हो, मर्चेंडाइज सेल करने का। समझे, ये जो सर्विसेज यूट्यूब तुमको देगा इसके लिए हो सकता है कुछ चार्ज करेगा। अगर चार्ज ना करे और कंसिडरेशन इन्वॉल्व नहीं हो तो सप्लाई ही नहीं है। सप्लाई का डिफिनेशन क्या था, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज फॉर द कंसिडरेशन, फॉर द कंसिडरेशन, कंसिडरेशन बहुत जरूरी है। अगर कंसिडरेशन नहीं है तो फिर सर्विस नहीं है। तो जब मैं यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करता हूँ तो यूट्यूब कुछ चार्ज नहीं कर रहा मुझसे। जब यूट्यूब मुझसे कुछ चार्ज नहीं कर रहा तो वहां पे मैं टैक्स दूंगा नहीं। तो टैक्स दूंगा कब, अब समझो। पहला तो ये चीज, जब मैंने उससे सर्विस लिया, मैं, ठीक है, जब यूट्यूब से मैंने सर्विस लिया एडवर्टीजमेंट का, मर्चेंडाइज का, तब तो ये रिवर्स चार्ज में है। क्यों, क्योंकि मैं रजिस्टर्ड हूं। तो नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रेसिपिएंट हूं, मतलब जो मैं अभी मैं हूं, रजिस्टर्ड नहीं हूं, तो कोई मतलब नहीं मुझे, मैं टैक्स दूंगा नहीं गवर्नमेंट को, जीएसटी दूंगा नहीं। पर अगर यूट्यूब ने मुझे सर्विस दिया और मैं रजिस्टर्ड पर्सन हूं, एडवर्टीजमेंट का सर्विस यूट्यूब से लेता हूं, मर्चेंडाइज बेचने का सर्विस यूट्यूब से लेता हूं, और सर्विस कुछ चार्ज करता है, कौन, यूट्यूब कुछ सर्विस चार्ज करता है, तो उस केस में मुझे रिवर्स चार्ज में उस सर्विसेज पे जीएसटी भरना जरूरी है। फर्स्ट चीज, ये आया पहला टैक्स। ठीक है, दूसरा, अब यूट्यूब क्या करता है, मेरे वीडियो पे ऐड दिखाता है। ठीक है, अब ये जो वीडियो पे वो ऐड दिखाता है ये यूट्यूब जाने, मुझे मतलब नहीं उससे, मुझे कोई मतलब नहीं, यूट्यूब ऐड दिखाए ना दिखाए मुझसे मुझे मतलब नहीं। उसके लिए मुझे यूट्यूब कुछ पैसे मुझे देता है। ठीक है,
यूट्यूब मुझे कुछ पैसे देता है, अब यहाँ पे मैं सर्विस दे रहा हूँ यूट्यूब को, क्या चीज का, वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ यूट्यूब को, मैं सर्विस दे रहा हूँ, मैं सर्विस दे रहा हूँ, उसके बदले यूट्यूब मुझे कुछ पैसे दे रहा है। हाँ वो पैसे ऐड के होते हैं, वो कहने का चीज है। बेसिकली यहाँ हुआ क्या, तुमने यूट्यूब को सर्विस दिया वीडियो बना के, और उस वीडियो के लिए यूट्यूब ने तुम्हें पैसे दिए, ये है बेसिक चीज इसका। इसे ऐड से रिलेट मत करो, इसे सिंपल समझो, सिंपल। तुमने सर्विस दिया यूट्यूब को, क्या, वीडियो बना के दिया, और यूट्यूब ने तुम्हें वीडियो के लिए पैसे दिए, ऐसे समझो। अब सिंपल रहेगा, तुम्हें ऐड को भूल जाओ। ऐड यूट्यूब दिखा रहा है, उसका यूट्यूब जाने, यूट्यूब को मिलता है पैसे उसके ऐड के। तुम्हें जो यूट्यूब ने पैसे दिए तुम्हारे वीडियो बनाने के लिए दिए, अब यहाँ पर तुम एक सर्विस दे रहे हो यूट्यूब को, जो कि एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस में कवर होगा। समझ में आया? अब तुम्हें उस पर जीएसटी देना है फॉरवर्ड चार्ज में, आया समझ में? उस पर तुम्हें जीएसटी देना है फॉरवर्ड चार्ज में, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस है वो, समझ गए? अब एक और चीज, तुम एज अ सर्विस प्रोवाइडर, तुम किसी बंदे से उसके ऐड करने का पैसा लेते हो, समझ गए? बहुत सा ऐड आता है ना, बहुत सारे ऐप का ऐड देता रहता है बहुत सारे यूट्यूबर। तो उस केस में अगर तुमने इस बंदे से पैसे लिए हैं तो तुम इस पे फॉरवर्ड चार्ज पे जीएसटी दोगे। क्यों? कि ये तुम इसे सर्विस दे रहे हो एडवर्टीजमेंट का, तुम सर्विस दे रहे हो एडवर्टीजमेंट का इस बंदे को। तो यहाँ पर ये इस तरह से काम करता है यूट्यूब का पूरा मॉडल जीएसटी में। लोगों को लगता है कि यूट्यूब में जीएसटी नहीं लगता, किसने कहा नहीं लगता? तुम जीएसटी जमा नहीं कर रहे हो, नोटिस आ रही है आजकल यूट्यूबर्स को, ठीक है? तो यूट्यूब के मॉडल को समझना कुछ खास कॉम्प्लिकेट नहीं है, तुम बस सोचते हो ऐड का पैसा, ऐड का पैसा, यार यूट्यूब यहाँ सर्विस दे रहा है इस ऐड वाले को, यूट्यूब इससे पैसा ले रहा है, तुम्हें यूट्यूब तुम्हारे वीडियो के पैसे दे रहा है, जो दे जैसे दे, उसने फिक्स कर रखा है ऐसे चलेगा वीडियो, ऐसे आएगा, तुम्हें इतना पैसा मिलेगा। एज इट इज तुम मान लो, तुम बोलते किसी कंपनी के पास जाते, बोलते सर मैंने एक फिल्म बनाई है, और हाँ मैंने उसको ज्यादा बोलता सर मुझे एक फिल्म बनानी है, आप फिल्म बना दो, और मैं आपको फिल्म बनाने के इतने रुपए दूंगा। तो क्या होता है, वो तुम सर्विस दे रहे हो एक तरह से, उधर तुम ना वीडियो बना रहे हो और डाल रहे हो, यूट्यूब तुम्हें उसके सर्विस के पैसे दे रहा है, वीडियो बनाने के यूट्यूब तुम्हें पैसे दे रहा है ऐड के थ्रू, ठीक है? तो वहां पर सर्विस क्या है, समझ गए? वीडियो बनाना, ठीक है, सर्विसेज बाय प्रोवाइडिंग वीडियोस, ठीक है? और कंसिडरेशन क्या है, कंसिडरेशन का वो कंडीशन है कि ऐसे ऐसे ऐड आएगा तो ऐसे ऐसे पैसे मिलेंगे। तो वहां पे वीडियो बनाना सर्विस है, और पैसे जो मिले वो तुम्हारा कंसिडरेशन है। अब वहां पे तुम फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स दोगे, पूरे एडवर्टीजमेंट मनी पे तुम फॉरवर्ड चार्ज पे टैक्स दोगे, और तुम उसे इंक्लूसिव मान के टैक्स देना, ठीक है? उसमें जीएसटी इंक्लूसिव मान के डिवाइड करना उसे 1.18 से, टैक्सेबल वैल्यू निकलेगा उस पर 18% देना, ठीक है? एक्सक्लूसिव मत मान लेना, एक्सक्लूसिव मान के टैक्स मत देना, एक्स्ट्रा पड़ जाएगा तुम्हें, इंक्लूसिव मान के टैक्स पे करना, ठीक है? अब बोलोगे तो यार इनकम टैक्स, तो इनकम टैक्स तो लगेगा ही ना यार, इनकम टैक्स तो इनकम पे है, ठीक है? जीएसटी समझा रहा हूँ, इनकम टैक्स पे पूछोगे तो वहां भी लगेगा, इनकम टैक्स भी लगेगा। ये बेसिक मॉडल है यूट्यूब का, कहोगे तो अलग से बता दूंगा कहीं पे अलग वीडियो में, यूट्यूब पे कैसे टैक्सेस होते हैं। बहुत से लोग कंफ्यूज है यूट्यूब पे कि टैक्सेस लगेंगे कि नहीं लगेंगे, ठीक है? हाँ, अब कहोगे एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस तो सर जीरो रेट सप्लाई है, ये कह सकते हो कि एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस जीरो रेट सप्लाई है, बट जीरो रेट का मतलब ये नहीं है कि टैक्सेस पे नहीं करने, टैक्सेस रिफंड होते हैं, या फिर तुम अनयूटिलाइज आईटीसी का रिफंड लेते हो। तो उसके लिए तुम्हें एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस दिखाने के पहले एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस का तुम्हें बॉन्ड एलयूटी का फॉर्म भरना पड़ेगा विदाउट जीएसटी पे करने के लिए, तो वो भरो तो तब ना जीरो रेटेड होगा। बिना बॉन्ड एलयूटी भरे क्या जीरो रेट कर दोगे सर्विस को? एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस जीरो रेटेड होता है, मैं मान रहा हूँ, लेकिन जीरो रेटेड मतलब ये नहीं कि सर्विस एग्जाम्प्ट है, न्यूल रेटेड है। वहां पे या तो रिफंड होता है आईजीएसटी का, मतलब विथ पेमेंट ऑफ आईजीएसटी के तो रिफंड ले सकते हो, या विदाउट पेमेंट ऑफ आईजीएसटी किए हो तो अनयूटिलाइज आईटीसी का रिफंड ले सकते हो। लेकिन विदाउट आईटीसी, विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स करोगे तो उस केस में तुम्हें बॉन्ड एलयूटी का फॉर्म भरना पड़ेगा ऑनलाइन जाके जीएसटी पोर्टल पे, तो करो। पर ये मत कहो कि जीएसटी लगेगा नहीं, जीएसटी लगता है, यूट्यूब के सर्विसेज पे भी जीएसटी लगता है, ये ध्यान रखना, ठीक है? यूट्यूब तो तुम्हें ऐड के देता है ना पैसे, उस पर जीएसटी एप्लीकेबल होता है, ठीक है? अब 20 लाख का पार कर जाएगा सर्विस का केस में कंसिडरेशन, मैंने 20 लाख ज्यादा कमा रहा यूट्यूब से तो जीएसटी दो, समझे? तो गलती ऐसा मत करना। तो नॉर्मली समझते हैं क्या होगा, ठीक है? अब देखो यूट्यूब के केस में, वाइड सर्विसेज के केस में कुछ और चीजें भी हैं,
कुछ और चीजें भी हैं, तो वो तुम्हें कभी और समझा दूंगा, मतलब यहाँ पर नहीं है, आगे आएंगे चैप्टर में कि कब रिवर्स चार्ज में इसका होता है, कब फॉरवर्ड चार्ज में वाईडीआर खुद सर्विस खुद टैक्स पे करेगा, समझे। ये वाले केस में जहां तुमने सर्विसेज दी ना, रिवर्स चार्ज में टैक्स पे किया सर्विस चार्ज के लिए, अपना एडवर्टीजमेंट करवाने के लिए, अपना मर्चेंडाइज बेचने के लिए जो पैसे दिए तुमने यूट्यूब को, जो आरसीएम में आया, यहाँ पर फॉरवर्ड चार्ज भी होता है। ये तो फॉरवर्ड चार्ज में है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, तो फॉरवर्ड चार्ज है, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस है, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस फॉरवर्ड चार्ज, ठीक है। और ये तो तुम्हारा इन इंडिया है जहां जिसको दे रहे हो, ये भी फॉरवर्ड चार्ज में है, ठीक है। ये जो रिवर्स चार्ज में ये वाला सर्विस, ये वाला, इस वाले केस में फॉरवर्ड चार्ज भी होता है। कब? जब ये यूट्यूब का कोई ऑफिस इंडिया में रहेगा तो ये फॉरवर्ड चार्ज में आ जाएगा, ठीक है। ओआईडीआर सर्विसेज देने वाला बंदा अगर इंडिया में लोकेटेड है तो फॉरवर्ड चार्ज में आता है, ओआईडीआर का बंदा जब बाहर लोकेटेड है तभी वो रिवर्स चार्ज में आता है। आरसीएम में का सेक्शन देखना जाकर के, आरसीएम में लिखा हुआ है। अब चलो थोड़ा हटाओ से आते हैं पैसा सप्लाई पर, ठीक है। यूट्यूब का बंदा था, सर्विस दिया, इट इज डिफिकल्ट टू डिटरमाइन द लोकेशन ऑफ द रिसिपिएंट, पॉसिबल तो है नहीं, कहां पे लोकेशन है, क्या समझे। तब कैसे किया जाए, प्लेस ऑफ सप्लाई कैसे पता किया जाए, तो कहा गया 7 कंडीशन है, इस 7 में से अगर 2 सेटिस्फाई हो गया तो उसका इंडिया में होगा प्लेस ऑफ सप्लाई। वो 7 कंडीशन क्या है, ये रहा। रिसिपिएंट गिव इंडियन एड्रेस थ्रू इंटरनेट, ठीक है। पेमेंट इज सेटल्ड बाय इंडियन क्रेडिट कार्ड, recipient has an Indian billing address, the computer other device used by the recipient has an IP address, Indian IP address, ठीक है। The recipient use an Indian bank account, the country code of the SIM card used by the recipient is in India, the recipient receives the service through an Indian fixed landline, कभी कभी लैंडलाइन सर्विसेज वाईफाई लैंडलाइन होता है ना, लाइन होता है ना बहुत घर तक, ठीक है ना, फिक्स्ड लैंडलाइन, ठीक है। तो खत्म हो गया, ठीक है, यही तक था। 13 क्या है, ये कुछ स्पेशल केस है, नोटिफाइड सर्विसेज है, ठीक है। नोटिफाइड सर्विसेज है मैंने कि इसमें यही होगा, इसमें मैं तो कुछ बता नहीं सकता, रीड कर लेना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये होता नहीं है, जल्दी पूछता नहीं सब चीज़, ठीक है। ये तुम अपना पढ़ लेना, कुछ खास नहीं है इसमें, हर किसी का अलग अलग है पैसा सप्लाई, कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट था मैंने तुम्हें वो ऊपर बता दिया, ठीक है। हाँ, यहाँ से इम्पोर्टेंट है जो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, नहीं यहाँ से नहीं है, हम्म, 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 इस वाले पॉइंट से अब हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इंटरेस्टेड सप्लाई नेक्स्ट लेक्चर में, अभी छोड़ देते हैं ये सब। ये इंटरमीडिएट क्लैरिफिकेशन है तुम्हारा, समझ गया। 3 पार्टी होने चाहिए इसमें मिनिमम, ऑब्वियस सा बात है, एक सप्लायर, एक रिसिपिएंट और एक एजेंट, ठीक है। और ये सब जो है कुछ खास इंपॉर्टेंट, ये तो खैर तुम्हारा रीड मार लेना, एग्जाम में जल्दी इससे पूछता नहीं है, बाकी रीडिंग मार लेना, स्पेशल केस है, मैंने इसमें यही होगा सप्लाई, ठीक है। खत्म, इसे नेक्स्ट ही लेक्चर में देखा जाए। इंटरस्टेट इंट्रास्टेट, हमने एक्सपोर्ट इंपोर्ट को समझ लिया था डेफिनेशन में, अब इंटरस्टेट और इंट्रास्टेट क्या होगा उसे समझेंगे, ठीक है। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को हमेशा इंटरस्टेट ही कहा जाता है, ठीक है। तो इंटरस्टेट का ही पार्ट है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट। चलो